हेलो एवरीबॉडी, आई वेलकम यू बैक टू द आंसर डिस्कशन सीरीज। तो जैसे कि आप सबको पता है कि ये हमारा इनिशिएटिव है जिसके अंदर मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ यूपीएससी के जितने भी पीवाईक्यूज हैं, दैट इज फ्रॉम 2013 से लेके 2024 तक के पीवाईक्यूज को हम डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आंसर्स को कैसे स्ट्रक्चर करना होता है। इस पर्टिकुलर सीरीज की वजह से आपको क्या मिलेगा, आपको एक कंटेंट एनरिचमेंट मिलेगा। आपको ये पता चलेगा कि आंसर्स को कैसे लिखा जाता है, किस हिसाब से उसको स्ट्रैटेजाइज किया जाता है, किस हिसाब से उसका ब्रेनस्टॉर्म किया जाता है, एंड 7 से 8 मिनट के अंदर वो आंसर आपको पूरी तरीके से कैसे लिखेंगे आप कि आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ मार्क्स आपको एग्जामिनर दे सके। सो बेसिकली आप एक एग्जामिनर के डिमांड को कैसे फुलफिल कर रहे हैं उस आंसर के अंदर, ये सेशन का मेन ऑब्जेक्टिव ही ये है। सो साथियों, इसको हम डिस्कस करेंगे। सो आई वेलकम यू ऑल टू प्रयोग आईएएस, और मेरा नाम है वीर प्रताप सिंह। एंड मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके अंदर मैं हिस्ट्री के बारे में जो भी इंफॉर्मेटिव कंटेंट होता है जिसको आप एग्जामिनेशंस के अंदर यूज कर सकते हैं, जैसे कि केस स्टडीज हो गए, जैसे कि ऑथेंटिक एग्जांपल्स हो गए, वैलिडेटेड एग्जांपल्स हो गए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो भी रिसेंट इवेंट्स है, उन सब चीजों के बारे में मैं यहाँ पर बातें करता हूँ, जिसको आप एग्जामिनेशन के अंदर वैल्यू एडिशन के तहत आप यूज कर सकते हैं, एंड यू कैन फेच मच मोर मार्क्स। सो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, जैसे कि आपको पता है कि हमारे 4 से 5 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं प्रयोग आईएएस के जो यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर, एंड उसी के अंदर मैंने स्टार्ट किया था फ्रॉम दी 2013 के पीवाईक्यू से। अब साथियों, यहाँ पर मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि जब आप 2013 के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है अगर आप उसको देखेंगे तो आपके वहां पर जो मार्क्स है ना, मार्क्स के अंदर वेरिएशन होगा, क्योंकि उस टाइम पे जो पेपर का पैटर्न है वो अलग था। ऑलराइट, एंड आज के टाइम में जो पेपर का पैटर्न है दैट इज नियरली ऑफ 10 to 15 मार्कर्स। उस टाइम का पैटर्न अलग था, एंड वर्ड लिमिट के अंदर भी बदलाव आया है। सो ये जो क्वेश्चन है ना, ये मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल के अंदर अपलोड करा था, एंड बेस्ड ऑन दैट मैंने थोड़े आज के हिसाब से जो यूपीएससी का पैटर्न चल रहा है उस हिसाब से मैंने यहाँ पर नंबर्स, जो नंबर ऑफ वर्ड्स है और मार्क्स है, उसको यहाँ पे मैंने ऐड किया था। तो इसके वजह से आप कुछ डेविएट मत होना, दिस वॉज जस्ट फॉर यू टू प्रैक्टिस। नाउ कमिंग बैक टू द मेन आइडिया कि इस पर्टिकुलर सवाल के अंदर क्या बोला जा रहा है आपसे, यूपीएससी आपसे क्या डिमांड कर रही है कि भाई हम आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप इस आंसर के अंदर आप क्या लिखें। सो सवाल बोलता क्या है कि लॉर्ड डलहौजी वॉज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न इंडिया। कभी भी सवाल को समझने के लिए सबसे पहले सवाल के अंदर ये देखें कि जो सवाल का मेन डिमांड है, क्या वो एक स्टेटमेंट में है, या क्या वो आपसे कुछ इंफॉर्मेशन पूछ रहा है, ठीक है, या क्या वो एक वेग स्टेटमेंट है जिसको आपको प्रूव करना है, या वैसा। ऑलराइट, सो स्टेटमेंट कैसा भी हो, जब भी आपको स्टेटमेंट दिया जाता है उसको आपको कनेक्ट करना है विद दी कीवर्ड, ठीक है, या तो इसको हम टेल वर्ड भी बोलते हैं, और इसी टेल वर्ड के हिसाब से आपको उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर आंसर करना पड़ता है। अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो लॉर्ड डलहौजी वॉज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न इंडिया, सो दिस इज बेसिकली अ स्टेटमेंट। ओके, एंड इन्होंने क्या बोला है कि नॉट ओनली इन वन वे बट इन मेनी वेज लॉर्ड डलहौजी इज कंसिडर्ड टू बी द फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया। इलैबोरेट। अब जब भी ऐसा टेल वर्ड दिया जाता है इलैबोरेट, साथियों जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे हम एक एक टेल वर्ड्स के बारे में हम डिस्कस करते रहेंगे। जैसे कि डिस्कस हो गया तो उसका क्या सिद्धांत होता है, इलैबोरेट हो गया, क्रिटिकली एग्जामिन हो गया, क्रिटिकली डिस्कस हो गया, तो ये सब चीजों के बारे में हम बात करेंगे। फिलहाल के लिए जब हम इलैबोरेट की बात कर रहे हैं तो इलैबोरेट का मतलब क्या है कि इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है, वो स्टेटमेंट को बेसिकली अपने को इलैबोरेट करना है कि भाई किस किस सेंस के अंदर डलहौजी को फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया बोला गया। सो वील हैव टू मेजरली फोकस ऑन दैट। सो बेसिकली हमें इसके बारे में थोड़े डिटेल्ड तरीके से देना है इंफॉर्मेशन। अब वो डिटेल भी जो है ना साथियों, वो वेग नहीं होना चाहिए, इट शुड बी वैलिडेटेड, ठीक है, जिसके अंदर आप रीसेंट एग्जांपल्स वगैरह यूज करेंगे एंड ऑल दैट। एंड यही एग्जांपल्स जो है ना मैं अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर देते रहता हूं, एंड दिस इनिशिएटिव इट विल आल्सो बिल्ड अ कंटेंट फॉर यू। दैट इज, अगर लॉर्ड डलहौजी के ऊपर आगे कोई भी सवाल पूछा गया बाय द यूपीएससी, आपके पास इतना कंटेंट होगा कि आप उसके ऊपर कुछ ना कुछ तो लिख पाओगे, एंड 10 मार्कर के अंदर से आपको नियरली 5 मार्क्स तो आप फेच कर ही लोगे, ठीक है, अगर आपने अच्छे से लिखा होगा तो। ऑलराइट, सो वो कंटेंट एनरिचमेंट भी यहां से होगा। नाउ कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, यहां पर हम बात करें तो लॉर्ड डलहौजी को फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया क्यों बोला जाता है। अब सबसे पहले साथियों लेट अस जस्ट अंडरस्टैंड, मैंने यहां पर आपको आंसर दिया हुआ है, ठीक है, कि किस हिसाब से बॉडी होना चाहिए, किस हिसाब से इंट्रोडक्शन एंड किस हिसाब से कंक्लूजन होना चाहिए। हाउएवर सबसे पहले लेट अस जस्ट ब्रेनस्टॉर्म। जब भी आप ये सवाल देखते हैं, ठीक है, आप 1 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करेंगे और आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप सवाल यहाँ पर उसको ब्रेनस्टॉर्म करने की कोशिश करेंगे। सो ये
जब भी डलहौजी की बात आती है तो डलहौजी सबसे पहले आपके दिमाग में क्या लाता है? ठीक है, डलहौजी के बारे में आपको याद आता है कि भाई एक डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था। डलहौजी के बारे में आपको याद आता है कि भाई साहब ये जो है 48 में आए थे और 56 में ये वापस चले गए थे, 56 में वापस चले गए। ठीक है, अब 48 से 56 में आपको बहुत सारे इवेंट्स याद आएंगे कि भाई इस समय पे क्या क्या इवेंट्स हुए थे, जैसे कि इन्होंने बहुत सारे जगहों को एनेक्स किया था। ऑलराइट, इन्होंने एनेक्स करने के बाद इन्होंने जैसे कि पंजाब हो गया। ऑलराइट, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के वजह से इन्होंने बहुत सारे एरियाज या जो प्रिंसली स्टेट्स हो गए उसके ऊपर एनेक्स किया। अब ये एनेक्सेशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? फॉर एक्सपांशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। सो एक्सपांशन एंड कंसोलिडेशन अगर करना है तो उसी हिसाब से इन्होंने अपने पॉलिसीज भी बनाए होंगे। अब वो पॉलिसीज किस हिसाब से बनाएंगे जिसकी वजह से एक्सपांशन एंड कंसोलिडेशन होगा? ठीक है, वो पॉलिसीज अब आपके दिमाग में उसका फ्रेमवर्क बनेगा। सो बेसिकली अगर आपको डलहौजी के स्पेसिफिक पॉलिसीज के बारे में भी नहीं पता है तो भी आप ये जो कुछ चीजें हैं ना, इसके बेसिस पे जो आपने पढ़ा हुआ है आप उसके बेसिस पे भी थोड़ा बहुत आंसर आप लिख सकते हो। अभी जैसे हम आंसर डिस्कस करेंगे आपको ये चीज समझ आ जाएगा कि मैं किस बेसिस की बात कर रहा हूं। सो अगर हम इसी चीज की बात करें तो सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन के अंदर साथियों क्या आना चाहिए? अब देखिए, इंट्रोडक्शन करने के जो है ना अलग अलग तरीके होते हैं। एक तरीका होता है कि भाई आप आयरनी बेस्ड इंट्रोडक्शन आप कर सकते हो। आयरनी बेस्ड के अलावा आप जो है आप जनरल फैक्ट बेस्ड इंट्रोडक्शन आप कर सकते हो, या आप एक हिस्टोरिकल बेस्ड इंट्रोडक्शन कर सकते हो। ठीक है, अब मेजरली लोग क्या करते हैं ना, मेजरली जब हिस्ट्री के कोई भी सवाल होते हैं तो लोग जो हैं वो हिस्टोरिकल बेस्ड इंट्रोडक्शन के ऊपर वो ज्यादा जाने की कोशिश करते हैं, जो एक बहुत क्लीशे क्लीशे तरीका हो जाता है। एंड क्लीशे मतलब कॉमन हो गया। अब कॉमन है तो जाहिर सी बात है एग्जामिनर को कुछ नया चाहिए ना, आपसे कुछ यूनिक चाहिए। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको कुछ अच्छा सोचना पड़ेगा। नाउ जनरली बेस्ट तरीका कौन सा होता है ना? आयरनी। देखिए, अपने आप में सारे ही बेस्ट हैं। अगर आप हिस्टोरिकल अच्छे से लिख सकते हैं तो आप हिस्टोरिकल में जाइए। यू फाइंड योर ओन मास्टर। ठीक है, बिकॉज यू आर दी ओन मास्टर ऑफ योर आंसर। So you find the way in which you can write the best answer and you adopt that particular technique. So that is the major importance here. However, मैं आपको ये चीज सजेस्ट करूंगा कि आयरनी बेस्ड जो इंट्रोडक्शन होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। जैसे कि ये मैंने एक मॉडल इंट्रोडक्शन लिखा है, यहाँ पर आप समझने की कोशिश करिए। पहले मैंने क्या बोला है कि भाई जो लॉर्ड डलहौजी थे इन्होंने गवर्नर जनरल के तहत सर्व किया, कब से? 1848 से 1856 तक। ये मेजरली सारे एस्पिरेंट्स के आंसर में रहा होगा क्योंकि सबको ये चीज पता है। अब क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि भाई ही इज कंसिडर्ड टू बी द फाउंडर ऑफ मॉडर्न इंडिया। अब फाउंडर ऑफ मॉडर्न इंडिया है तो साथियों यहां पर नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट की ये बात नहीं कर रहे हैं। whom are they going to tell that who is the founder of modern India? So जब ये इस बात की बात कर रहे हैं तो इट इज गोइंग टू बी इन द पॉजिटिव सेंस ना। तो हमें डलहौजी के बारे में नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट में बातें यहाँ पर नहीं करनी है, बट वील हैव टू टॉक दैट कि भाई इसने कौन से इनिशिएटिव्स लिए जिसके वजह से वी कॉल हिम द फाउंडर ऑफ मॉडर्न इंडिया। फाउंडर ऑफ मॉडर्न इंडिया के अलावा डलहौजी को मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया का खिताब भी मेकर ऑफ इंडिया का खिताब भी दिया जाता है क्योंकि इन्होंने ऐसे इनिशिएटिव्स लिए थे। सो दिस आंसर इट शुड शेयरली बी इन द आइडिया ऑफ पॉजिटिव सेंस। अगर आपने नेगेटिव में लिखा है तो वो गलत है साथियों। यहाँ पर अगर मैं बात करूं सबसे पहले हमने ये फैक्ट दे दिया। फैक्ट के बाद हम क्या बता रहे हैं कि ही वॉज अ मैन ऑफ कॉन्ट्रोवर्सीज एंड इज क्रिटिसाइज्ड फॉर द इनिशिएटिव्स ऑन वेरियस मैटर्स। अब यहाँ पर कभी भी जब हम इंट्रोडक्शन लिख रहे हैं ना, अब साथियों आप स्पेसिफिक्स के ऊपर नहीं जाइए। ठीक है, स्पेसिफिक्स के ऊपर आप नहीं जाइए क्योंकि स्पेसिफिक्स आप कहाँ लिखने वाले हो? आप बॉडी के अंदर स्पेसिफिक्स लिखने वाले हो ना। तो अगर आप स्पेसिफिक इधर ही लिख दोगे तो बॉडी के अंदर कहीं ना कहीं आपका आंसर जो है ना वो बहुत ज्यादा नैरो हो जाएगा। नैरो, और आपके पास इतना कंटेंट नहीं रहेगा जिसके बेसिस पे आप और ज्यादा आंसर को ब्रॉड कर सको। सो दैट इज वाई इंट्रोडक्शन जो है ना वो क्वेश्चन के मेन डिमांड को समझते हुए, क्वेश्चन के डिमांड को फुलफिल करते हुए थोड़ा ब्रॉड डिमेंशन में लिखना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए ही वॉज नोन एज द मैन ऑफ कॉन्ट्रोवर्सीज। क्यों मैन ऑफ कॉन्ट्रोवर्सीज? बिकॉज ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। ठीक है, ये इन्होंने चालू किया था एंड ऑन वेरियस मैटर्स। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स नहीं लिखा क्योंकि स्पेसिफिकली क्वेश्चन के अंदर डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स नहीं पूछा गया है। क्वेश्चन के अंदर नेगेटिव बात नहीं की जा रही है, क्वेश्चन के अंदर पॉजिटिव बात की जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर अब देखिए जब मैं ये बोल रहा हूँ कि ही इज अ मैन ऑफ कॉन्ट्रोवर्सीज मतलब नेगेटिव, हाउएवर ही इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न इंडिया बिकॉज हिज रिफॉर्म्स ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल लैंडस्केप। अब अगर आप ये देखेंगे तो ये दोनों स्टेटमेंट्स जो है ना साथियों दे आर कॉन्ट्रास्टिंग इन नेचर।
मैं बता रहा हूँ कि भाई ये दिक्कत वाला पर्सनालिटी है, लेकिन उसके बाद भी मैं ये चीज बता रहा हूँ कि भाई इररिस्पेक्टिव ऑफ हिज नेगेटिव्स, ही वाज सच अ पॉजिटिव पर्सन, जिसकी वजह से इनको हम फाउंडर ऑफ मॉडर्न इंडिया का खिताब देते हैं। ठीक है, सो कहीं ना कहीं इस स्टेटमेंट से मैंने क्या किया, उस क्वेश्चन के मेन डिमांड को एड्रेस किया कि भाई इसको मॉडर्न इंडिया का फाउंडर क्यों बोला जाता है, बिकॉज ऑफ हिज रिफॉर्म्स इन सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल लैंडस्केप। अब मैंने एग्जामिनर को क्या बता दिया है, एग्जामिनर को मैंने ये बता दिया है कि भाई यहाँ पर अब मैं जो इसके इनिशिएटिव्स थे ना सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल लैंडस्केप में, अब मैं इसकी बात करूंगा, जिसकी वजह से इसको हम फाउंडर ऑफ मॉडर्न इंडिया बोलते हैं। ऑलराइट, अब साथियों यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने दी हुई है आपके कंटेंट एनरिचमेंट के लिए। ऑलराइट, इसके जो पीपीटीज हैं, जो पीडीएफ है, ये मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा ऑन माय टेलीग्राम चैनल। ठीक है, टेलीग्राम चैनल को जरूर आप फॉलो करें। ऑलराइट, विच इज नोन, जिसका जो चैनल नेम है दैट इज हिस्ट्री बाय वीर प्रताप सिंह। सो आप टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं, एंड काइंडली डू फॉलो द टेलीग्राम चैनल। अलॉन्ग विद दैट, इस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, अगर आपको ये लग रहा है कि इट इज हेल्पिंग यू इन सम सॉर्ट ऑफ मैनर इन योर यूपीएससी प्रिपरेशन और एनी सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन जहां पर आंसर राइटिंग की आवश्यकता होती है, आप हमारे चैनल को जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और अपने ज्यादा से ज्यादा साथियों तक इस चैनल को पहुंचाएं। सो ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जिसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं इन योर आंसर्स। यहां पर मैं इसके ऊपर बात नहीं करूंगा, बस ये आपके लिए कंटेंट है। नाउ, जब हम बॉडी की बात करते हैं साथियों, तो जैसा मैंने बोला कि इन्होंने बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए थे इन डाइवर्स सेक्टर्स, सो अभी उसी चीज के ऊपर अपने यहाँ पर बात करेंगे कि भाई इनके कौन से इनिशिएटिव्स थे जिसकी वजह से हम इनको फाउंडर ऑफ मॉडर्न इंडिया बोलते हैं। तो सबसे पहले जब हम इनके इनिशिएटिव्स की बात करें, सो द फर्स्ट वन इट इज गोइंग टू बी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। अब ये एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के अंदर क्या हुआ कि मैंने आपको यही चीज बताया कि इनका एक एक्सपांशनिस्टिक पॉलिसी था। अब एक्सपांशनिस्टिक पॉलिसी था, तो उस एक्सपांशनिस्टिक पॉलिसीज की वजह से क्या हो गया कि ही फोकस्ड ऑन एक्सपांशन एंड कंसोलिडेशन। ठीक है, अब वो एक्सपांशन एंड कंसोलिडेशन के लिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने बहुत सारे ऐसे पॉलिसीज बनाए जिसके वजह से ये इंडिया, जो भी उस टाइम का इंडिया था, दैट इज द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, इसको ये इंटीग्रेट करके रखना चाहते थे, अंग्रेजों के कब्जे में करके रखना चाहते थे। सो उसके लिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज बनाए जिसके वजह से ज्यादा सेंट्रलाइज्ड सेटअप करने की कोशिश करी गई, दैट इज हायरार्की करने की कोशिश करी गई, जिसके अंदर सबसे ज्यादा पावर्स किसके पास होंगे, दैट इज द गवर्नर जनरल के पास सबसे ज्यादा पावर्स होंगे। ठीक है, उस टाइम पे हमें क्या पता है कि भाई 3 अलग अलग प्रोविंसेस थे, दैट इज इन द गवर्नर जनरल, इन द मद्रास हो गया, इन द बॉम्बे हो गया एंड इन द बंगाल हो गया। तीनों के अलग अलग गवर्नर जनरल थे, एंड जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे, ही वाज आल्सो कंसिडर्ड टू बी द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, मतलब वो चार्टर एक्ट 1833 के तहत उसको बदल दिया गया था। हाउएवर इन्होंने इस टाइम पे क्या किया था, सेंट्रलाइज सेटअप के लिए इन्होंने जो बंगाल के जो गवर्नर थे, ठीक है, उनको अलग कर दिया था, एंड गवर्नर जनरल का जो पोजीशन है उसको एक थोड़ा हायरार्की, मच मोर हायर पोजीशन बना दिया था। ऑलराइट, सो दैट इज वन पर्टिकुलर आइडिया जो इन्होंने बाद में उसके ऊपर ज्यादा वेटेज देने की कोशिश करी थी। सो यहाँ पर इनका सेंट्रलाइज सेटअप ऐसा था कि अगर सेंट्रल के पास ज्यादा पावर्स रहेंगे तो जो भी डोमिनियंस हैं अलग अलग एरियाज के अंदर, उसके ऊपर ये ज्यादा कंट्रोल रख सकेंगे। सो द फर्स्ट वाज दिस। सेकेंडली इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक नॉन रेगुलेटिव सिस्टम बनाया जिसके अंदर इन्होंने अलग अलग कमिश्नर्स, मतलब अलग अलग एरियाज के अंदर कमिश्नर्स को अपॉइंट किया। मतलब यहाँ पर क्या हो गया, ये सिविल सर्विसेज की बात हो रही है। ठीक है, अब ये कमिश्नर्स को अपॉइंट किया गया, क्यों किया गया, ताकि जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स है उन डिस्ट्रिक्ट्स के या उन एरियाज के, उसको अच्छे से सॉल्व किया जा सके, एंड वो सॉल्विंग में इतना ज्यादा डिले ना हो। ओके, एंड यहाँ पर ये जो भी कमिश्नर्स थे, इनको रिस्पॉन्सिबल कर दिया गया टुवर्ड्स द गवर्नर जनरल, दे वर आंसरेबल एंड अकाउंटेबल टुवर्ड्स द गवर्नर जनरल। तो अगेन यहाँ पर हम सेंट्रलाइज्ड सेटअप की एक बात करते हैं जिसके तहत नॉन रेगुलेटिव सिस्टम को लाया गया था। मेजरली इन्होंने क्या किया कि जब ये डिस्ट्रिक्ट्स के ऊपर थोड़ा ज्यादा फोकस कर रहे हैं, तो इन्होंने जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स हैं इनको बहुत ज्यादा पावर्स देने की कोशिश करी थी इन एसोसिएशन विद पुलिस, लैंड, रेवेन्यू एंड जस्टिस, जिसके वजह से जो भी लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स है इसको ये सॉल्व करते थे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स, और अगर नहीं कर पाते थे तो दे वर आंसरेबल टू द गवर्नर जनरल, ओके, ऑफ इंडिया, ओके, एंड द लोकल गवर्नर्स। अपार्ट फ्रॉम दैट एडमिनिस्ट्रेशन के अलावा, ओके, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर एक और है, दैट इज इन्होंने सिविल सर्विसेज को भी बहुत ज्यादा रिफॉर्म किया था। अब वो रिफॉर्मेशन कैसे आया, इन्हीं सब चीजों की वजह से आया। एक तो बहुत ज्यादा पावर्स डेलीगेट करे थे, नॉन रेगुलेटिव सिस्टम इन्होंने लाने की कोशिश करी थी, एंड हायरार्की ऑफ ऑफिशियल्स इन्होंने कहीं ना कहीं फोकस किया। अब हायरार्की के अंदर भी जो हायर ऑफिशियल्स थे ना, देवर ऑफ ब्रिटिश ओरिजिन, जिसको ये ब्रिटेन से लेके आते थे, एंड इंडिया के अंदर वो लोकलाइज लेवल पे इनको
काम करने को मजबूर, ये मतलब काम करवाते थे। सो दैट वाज वन आइडिया। लेटर ऑन इन्होंने मिलिट्री रिफॉर्म्स के ऊपर भी काम किया। अब मिलिट्री रिफॉर्म्स मतलब क्या, देखिए जैसे इनका मेजर एजेंडा क्या था, ऑफ एक्सपांशन एंड कंसोलिडेशन। अब जब एक्सपांशन एंड कंसोलिडेशन किया जा रहा है, ठीक है, एंड दीज पीपल दे जनरली हैड बंगाल, बॉम्बे एंड मद्रास, ठीक है, लेकिन इन्होंने बाय द टाइम पीरियड ऑफ 1850s ये नॉर्दर्न इंडिया के ऊपर भी बहुत ज्यादा कंट्रोल कर रहे थे। दैट इज इन्होंने पंजाब के ऊपर कंट्रोल कर लिया था। ये जो है वो पाकिस्तान वाले जो सिंध वाला एंगल है उसके ऊपर ये चले गए थे। अफगानिस्तान के ऊपर ये कूंज करने की बात कर रहे थे। सो बेसिकली नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर एंड नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस के ऊपर इनका मेजर कंट्रोल था। एंड उस पर्टिकुलर टाइम पे बाय द 1850s के टाइम पे क्या था कि जो ब्रिटिश का मेजर आर्टिलरी था या जो आर्मी का सेटलमेंट था वो बंगाल के अंदर था। तो बंगाल में रहते हुए दे कुड नॉट कंट्रोल द नॉर्दर्न एरियाज। सो दैट इज व्हाई व्हाट ही डिड इज ही टू कीप द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश ओवर दीज नॉर्दर्न एरियाज, व्हाट ही डिड इज he shifted the Bengal artillery headquarters from Calcutta to Meerut, that is in UP, ताकि इन एरियाज के ऊपर कंट्रोल बनाया जा सके। ऑलराइट, लेटर ऑन इन्होंने क्या किया, इन्होंने रीस्ट्रक्चर भी करा द फोर्सेस बिटवीन, मतलब जो सोल्जर्स का जो स्ट्रेंथ है उसको इन्होंने रीस्ट्रक्चर किया। जो रेशियो था इंडियन सोल्जर्स का, इंडियन ट्रूप्स का और ब्रिटिश ट्रूप्स का, इन्होंने इस हिसाब से किया कि कोई बगावत करने के इतने चांसेस नहीं हो। ऑलराइट, बट एट द एंड बगावत हुई, दैट इज द रिवोल्ट ऑफ 1857, ये हुआ। ऑलराइट, एंड इट वाज मेजरली वन ऑफ द मेजर रीजंस वाज बिकॉज ऑफ हिज पॉलिसीज। लेटर ऑन इन्होंने रेलवे के ऊपर भी काम किया। अब देखिए डलहौजी का एक मेजर पॉइंट ये था कि ही द इनिशिएटिव्स दैट ही टुक ऑन दी पोस्ट, ओके, पोस्टल के ऊपर इनिशिएटिव्स लिया था इन्होंने, इन्होंने टेलीग्राफ के ऊपर इन्होंने इनिशिएटिव्स लिया था, एंड इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर दैट इज रेलवेज के ऊपर इन्होंने इनिशिएटिव लिया था। डलहौजी जब इंडिया से जा रहे थे 1856 में, इन्होंने ये चीज बोला था कि ये जो इनिशिएटिव्स इन्होंने इन तीनों डोमेन्स के ऊपर लिया है, दैट इज गोइंग टू लीड टू इंडिया बिकमिंग मच मोर इनोवेटिव इन नेचर। ओके, ये इनोवेटिव इंडिया की ये बात कर रहे थे। देखिए अगर आप यहाँ पर कंटेंट पढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको यहाँ पर आपको सीधा सीधा दिखेगा, ही बिलीव्ड इन मॉडर्नाइजेशन। बेसिकली ही वांटेड टू क्रिएट अ मॉडर्नाइज्ड इंडिया, बट वो मॉडर्नाइज्ड इंडिया इट वाज नॉट इन दी एस्पेक्ट ऑफ डेवलपिंग इंडिया, but he wanted to modernize India so that the Britain they could extract much more resources from India। ये इनका मेजर ऑब्जेक्टिव था, क्योंकि अगर एक डेवलप्ड इंडिया रहेगा, ठीक है, तो ब्रिटिश के जो प्रोडक्ट्स है वो इंडिया के अंदर बहुत अच्छे से सेल किए जा सकते हैं, एंड जो ब्रिटिश के कैपिटलिस्टिक लोग हैं उनको बहुत ज्यादा प्रॉफिट्स होंगे। ऑलराइट, सो दैट वाज हिज मेजर आइडियोलॉजी। सो यहाँ पर ये मैंने कंटेंट दिया हुआ है, इसको आप पढ़ सकते हैं। नाउ उसी के वजह से ये मतलब यही पॉसिबिलिटी को प्रूव करने के लिए इन्होंने क्या किया था, इन्होंने रेलवे के रिफॉर्म्स लाए। दैट इज इनका एक फेमस रेलवे मिनट था ऑफ 1853, जिसके अंदर इन्होंने क्या किया कि इन्होंने जो ब्रिटिश के अथॉरिटीज थे, दैट इज ब्रिटेन में बैठे हुए जो हायरार्की के अंदर जो गवर्नमेंट ऑफिशियल थे, इन्होंने उनको समझाया और एक्सप्लेन किया और परसुएड भी कर लिया कि भाई इंडिया के अंदर जो है ना वो रेलवेज की बहुत ज्यादा उसकी आवश्यकता है, क्योंकि अगर रेलवेज नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं ब्रिटेन इतना ज्यादा इंडिया के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाएगा और ब्रिटेन इतना ज्यादा प्रॉफिट या रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। सो बेस्ड ऑन दिस द ब्रिटिश ऑफिशियल्स वो परसुएड हो गए और रेलवेज के अंदर यहाँ पर इंक्रीज्ड इन्वेस्टमेंट होने शुरू हो गए इंडिया के अंदर। एंड बेस्ड ऑन दैट ओनली द फर्स्ट रेलवे लाइन दैट कनेक्टेड बॉम्बे एंड थाने वो बनाया गया 1853 में। एंड इसके बाद रानीगंज में, ठीक है, जो कोल का ट्रांसपोर्टेशन है उसके लिए भी रेलवेज को यूज किया गया था। ऑलराइट, तो दिस वाज अनदर इनिशिएटिव ऑफ हिम, और यही रेलवेज की मदद से क्या किया गया कि जो ब्रिटिश के प्रोडक्ट्स है वो इंडिया के कोने कोने तक उसको ले जाया गया और इंडिया के अंदर जो रॉ मटेरियल्स और जो रिसोर्सेज थे उसको एक्सट्रैक्ट किया गया। सो दिस वाज वन अनदर इनिशिएटिव दैट ही टुक। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पर इन्होंने क्या किया, इन्होंने कम्युनिकेशंस के ऊपर काम किया। दैट इज सबसे पहला जो टेलीग्राफ लाइन है जो कलकत्ता से आगरा का था, विच वाज नियरली 800 माइल्स लंबा था, उसको 1854 में इन्होंने शुरू किया और आगे चल के ये लाहौर एंड पेशावर को भी इसको मतलब लाहौर और पेशावर तक इसको एक्सटेंड कर दिया गया था। अब ये जो कम्युनिकेशन लाइन था इसके वजह से क्या हुआ कि ऑल्दो कम्युनिकेशन क्यों लाया गया, ताकि वो इंडिया के ऊपर और ज्यादा कंट्रोल कर सके। अब देखिए यहाँ पर अगर आप इस स्टेटमेंट को पढ़ेंगे तो ऑल्दो इनका इंटेंशन, डलहौजी का इंटेंशन वाज टू हैव कंट्रोल ओवर द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ब्रिटिश कंट्रोल होना चाहिए, उसके लिए इसने टेलीग्राफ लाइन लाया जिसके अंदर एक जो इंफॉर्मेशन पासिंग है वो बहुत ज्यादा फास्ट हो, एंड कोई भी अगर
अगर रिबेलियन हो तो उसको कर्ब किया जा सके. सो दैट वाज द मेजर बेसिक इंटेंशन एंड द मेजर इंटेंशन ऑफ द ब्रिटिशर्स. लेकिन अगर आप इस स्टेटमेंट को पढ़ेंगे तो यहाँ पर कहीं पर भी नेगेटिविटी कॉन्टेक्स्ट में नहीं लिखा है मैंने. यहाँ पर मैंने सीधा यही लिखा है कि भाई इस बंदे ने फर्स्ट टेलीग्राफ लाइन बनाया, ठीक है. सो दैट वाज कम्युनिकेशंस को और ज्यादा स्ट्रेंथन करने के लिए. अब इंटेंशन की बात नहीं पूछी गई है तो वो चीज अपने को नहीं लिखनी है यहाँ पर. और इन्हीं के अंदर क्या किया गया कि 1854 के अंदर एक नया पोस्ट ऑफिस एक्ट भी पास किया गया विच लेड द बेसिस ऑफ मॉडर्न पोस्टल सिस्टम. अब ये जो पोस्ट ऑफिस एक्ट लाया गया तो इसकी वजह से क्या हो गया कि अलग अलग एरियाज के अंदर पोस्ट ऑफिस बनाए गए. अब ये पोस्ट ऑफिस की वजह से क्या हो गया कि यहाँ पर जो यू नो जो आगे स्टैंप लगता था वो स्टैंप भी इंट्रोड्यूस किया गया. एंड ये स्टैंप को ये क्या करते थे, ये बेचते थे. ओके, दे यूज्ड टू सेल इट ऑन अ मिनिमल प्राइस. एंड कहीं ना कहीं ये जो स्टैंप बेचा जाता था इट बिकेम अ सोर्स ऑफ रेवेन्यू जनरेशन फॉर द ब्रिटिशर्स. सो ये एक अनदर तरीका था. अपार्ट फ्रॉम दैट ये उस टाइम पे जो पोस्टल चीजें थी इंडियंस को इतना ज्यादा इन्होंने अफेक्ट नहीं करा, मतलब पॉजिटिवली अफेक्ट नहीं करा, नेगेटिवली अफेक्ट किया था बिकॉज रेवेन्यू के बेसिस पे ये हमसे एक्सट्रैक्ट कर रहे थे पैसा. लेकिन ये जो चीज था ये कहीं ना कहीं मॉडर्न डे पोस्टल सिस्टम्स के ऊपर बहुत ज्यादा हमारे काम आए. जैसे कि आज के टाइम में अगर आप देखेंगे तो पोस्टल सिस्टम ऑफ इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट इलाबोरेट पोस्टल सिस्टम्स इन द होल वर्ल्ड. सो दैट इज वन अनदर आइडिया. इसके अलावा इन्होंने डेवलपमेंटल वर्क्स भी करे. दैट इज इनिशियली क्या था ना कि जब भी कोई बिल्डिंग्स बनाने होते थे कोई भी सिटी में या रोड्स बनाने होते थे तो वो कौन बनाता था, वो बनाया जाता था बाय द मिलिट्री, ठीक है. लेकिन अब यहाँ पर क्या किया गया कि मिलिट्री अब यहाँ पर नहीं बनाएगी, लेकिन मिलिट्री के अलावा यहाँ पर जो दूसरे लोग हैं दैट इज एक पब्लिक वर्क्स पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, जैसे आप यहाँ पर आज समझते रहेंगे पीडब्ल्यूडी ये सिविल वर्क्स डिपार्टमेंट है. ये अब से क्या करेगा, ये रोड्स को कंस्ट्रक्ट करेगा, ब्रिजेस और गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को बनाएगा. सो एक सेपरेट डिपार्टमेंट ही बना दिया गया था फॉर द डेवलपमेंटल वर्क्स. एंड मिलिट्री और सिविल को अलग कर दिया गया था इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ एनी इंफ्रास्ट्रक्चर. अपार्ट फ्रॉम दैट इन्होंने गंगा कैनाल भी बनाया जिसको 1854 में इनॉग्रेट किया. एंड अलग अलग एजुकेशनल इनिशिएटिव दैट इज इंजीनियरिंग कॉलेजेस भी बनाए दैट इज इन द रूरकी एरिया. मेजर इनका एंगल था इन द रिफॉर्मेशन दैट इज ऑफ द सोशल रिफॉर्म. इन्होंने बहुत सारे वुमेन एम्पावरिंग स्टेप्स लिए थे. दैट इज फीमेल इन्फेंटिसाइड को इन्होंने खत्म करने की कोशिश करी थी. विडो रीमैरिज एक्ट जो 1856 के अंदर ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा पास करवाया गया था वो इन्हीं के कार्यकाल में हुआ था. मोर ओवर रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट जिसके तहत ये बोला गया कि भाई जो भी हिंदू कन्वर्ट है वो अपने एंसेस्टेरियल प्रॉपर्टी ले सकता है, उसके ऊपर उसका भी हक है. मतलब जो हिंदू क्रिश्चियंस में कन्वर्ट हुए हैं वो लोग भी अपने एंसेस्टेरियल प्रॉपर्टी को ले सकते हैं, ये भी उन्होंने पास करवाया था. एंड मोर ओवर इन्होंने जो ह्यूमन सैक्रिफाइस प्रैक्टिस था ऑफ द ट्राइबल पीपल, ठीक है, ऑफ द ट्राइबल पीपल ऑफ द खोन्स ऑफ द ओडिशा, इसको भी इन्होंने कहीं ना कहीं खत्म करने की कोशिश करी थी. तो यहाँ पर कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो सोशलिस्टिक एस्पेक्ट पे ह्यूमनिज्म का आइडियोलॉजी ये फॉलो करते थे. ऑलराइट, सो दैट इज अनदर इनिशिएटिव दैट ही हैज टेकन. कमर्शियल रिफॉर्म्स की अगर हम बात करें तो आपको याद रहेगा कि ये जो है व्यक्ति 1848 में जब आए थे एंड 1850 से क्या हुआ था कि एक नया ट्रेंड ऑफ इंपीरियलिज्म स्टार्ट हुआ था जिसके वजह से क्या हो गया कि जो ब्रिटिश के जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है, ये प्राइवेट इन्वेस्टर्स इन्होंने क्या किया, इन्होंने इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट शुरू करने की कोशिश करी जिसके वजह से ड्रेन ऑफ वेल्थ इंडिया के अंदर हुआ. ये कॉन्सेप्ट आपको याद रहेगा. सो यहाँ से अपने को क्या पता है, ड्यूरिंग हिज पर्टिकुलर टाइम इन्होंने पॉलिसी ऑफ फ्री ट्रेड को बहुत ज्यादा प्रमोट करने की कोशिश करी. दैट इज वन वे ट्रेड जिसके तहत इंडिया का जो है ड्रेन ऑफ वेल्थ बहुत ज्यादा हुआ. इंडिया के जो प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत नीचे, इंडिया के प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल मार्केट्स में सेल नहीं हो पा रहे थे और जो ब्रिटिश के प्रोडक्ट्स हैं वो इंडिया के अंदर जबरदस्ती सेल करवाए जा रहे थे. इन्होंने इस हिसाब से पॉलिसीज बनाए थे कि इंडिया के जो इंडस्ट्रीज है वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाए और बस हम जो है ना हम एक इंपोर्ट डिपेंडेंट कंट्री बने रहे. ऑलराइट, अगर आप वन वे ट्रेड को कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर ये चीज आपका बन जाएगा. ऑल्दो आपको इसको पूरा समझाने की जरूरत नहीं है, एग्जामिनर समझ जाएगा कि अगर आपने बस ही फॉलोड द पॉलिसी ऑफ फ्री ट्रेड तो आप यहाँ पर एग्जामिनर भी समझ जाएगा. यहाँ पर आप एक और पॉइंट यहाँ पर लिख सकते हो कि अंडर हिम द इंपीरियलिस्टिक आइडियोलॉजीज ऑफ द ब्रिटिश इट स्ट्रेंथन. ठीक है, इंपीरियलिस्टिक आइडियोलॉजी स्ट्रेंथन हुआ था, ये भी आप बोल सकते हो. लेटर ऑन
इनके जो पॉलिसीज थे, दे थ्रू ओपन द प्रोड्यूस एंड मार्केट्स ऑफ इंडिया टू द एक्सप्लॉइटेशन ऑफ इंग्लिश कैपिटल। सो अगेन जो मैंने अभी आपको इंपीरियलिज्म वाला एंगल बताया, उसी को आप यहाँ पर ले सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, इन्होंने इंडिया के अंदर जितने भी पोर्ट्स थे उनको लाइट हाउसेस के तहत उन्होंने डिक्लेयर कर दिया, और इसके साथ साथ उनको ट्रेड फ्री भी कर दिया। मतलब जो पोर्ट्स के ऊपर जो कस्टम्स लगते हैं, वो कस्टम्स इन्होंने कहीं ना कहीं हटा दिया, जिसकी वजह से जो ब्रिटिश शिप्स थे वो ज्यादा से ज्यादा ब्रिटिश प्रोडक्ट्स को इंडिया के अंदर लाके डंप कर रहे थे। ठीक है, सो ये दिस वाज अनदर डिट्रीमेंटल इम्पैक्ट। लेटर ऑन द सी ट्रेड वाज कैप्चर्ड बाय ब्रिटिश मर्चेंट्स। मतलब जो फ्री ट्रेड वाला एंगल है, जो यू नो द इंडियन पार्टिसिपेशन इन द ट्रेड, उसके ऊपर काम नहीं इतना किया गया था, बिकॉज देयर वाज अ मोनोपोली ऑफ द ब्रिटिश मर्चेंट्स। व्हाई? बिकॉज द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड स्पेशली पीपल लाइक डलहौजी, दे सपोर्टेड हिम। इसके अलावा इन्होंने एजुकेशनल रिफॉर्म्स भी किए थे। दैट इज, इन्हीं के समय पे वुड डिस्पैच ऑफ 1854, जिसको बोला जाता है द मैग्ना कार्टा ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। ठीक है, ये इनके समय पे इंट्रोड्यूस किया गया था। अब ये वुड्स डिस्पैच के अंदर अगर आप देखेंगे तो फीमेल एजुकेशन की बात की जाती है, वर्नाक्यूलर एजुकेशन की बात की जाती है, प्राइवेट पार्टिसिपेशन इन एजुकेशन की बात की जाती है, ग्रांट्स एंड एड की बात की जाती है, साइंटिफिक एजुकेशन की बात की जाती है। बिकॉज ऑफ ऑल दीज फैक्टर्स ऑफ वुड्स डिस्पैच, क्या होता है कि इसको मैग्ना कार्टा बोला जाता है। एंड इन्हीं के समय पे अलग अलग यूनिवर्सिटीज भी प्रमोट किए जा रहे थे अलग अलग एरियाज के अंदर। दैट इज एट कैलकाटा, बॉम्बे एंड मद्रास। और जो मैंने अभी यहाँ पर बताया, वर्नाक्यूलर स्कूल्स, प्राइवेट पार्टिसिपेशन, ये सब इनके समय पे किए गए थे। ओके, सो बिकॉज ऑफ ऑल दीज फैक्टर्स हम इनको कहीं ना कहीं मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया, ठीक है, या फाउंडर ऑफ मॉडर्न इंडिया के खिताब से हम इनको नवाज सकते हैं। एंड एंड में एक कंक्लूजन रहेगा। अब देखिए, जनरली कंक्लूजन क्या था कि यहाँ पर इन्होंने क्वेश्चन के अंदर बोला था कि ये जो व्यक्ति हैं, ही इज कंसिडर्ड टू बी द फाउंडर ऑफ मॉडर्न इंडिया। लेकिन यहाँ पर इनके नेगेटिव्स भी हैं। ये अपने को पता है कि ये सब चीजें जो इन्होंने करी, इट वाज नॉट फॉर द बेनिफिट ऑफ इंडिया, बट इट वाज फॉर द बेनिफिट ऑफ द ब्रिटिशर्स। इनडायरेक्टली क्या हो गया कि हमने इससे बेनिफिट कर लिया। सो एंड में अपने को क्या लिखना है कि मतलब एंड में भी अपने थोड़ा आयरनी बेस्ड कंक्लूजन ही लेंगे कि भाई इनके जो जो भी पॉलिसीज थे उसके ड्रॉबैक्स थे, लेकिन वो ड्रॉबैक्स के अलावा भी फ्यूचर के अंदर क्या हो गया कि इंडिया उन ड्रॉबैक्स के वजह से कहीं ना कहीं और ज्यादा डेवलप हो गया। एंड ये जो इनिशिएटिव्स थे, दे साउट द सीड्स फॉर द क्रिएशन ऑफ अ डेवलप्ड एंड अ मॉडर्न इंडिया। ऐसा करके हमें बेसिकली एक पॉजिटिव नोट में हमें जो है कंक्लूड करना था। एंड वही चीज मैंने आपको यहाँ पर लिखा है कि डिस्पाइट द ड्रॉबैक्स ऑफ डलहौजी, हिज लेगेसी वाज वेरी मच क्रूशियल in shaping the India's infrastructure, education, administration, railways, and communication. These reforms have been integral to India's development and his influence on civil services, educational institutions, and which have had a lasting impact on governance and society. So अगर आप holistic level में देखें, so ये जो है ये एक positive conclusion है जिससे मैंने इसको end किया है. So with this, I will end this particular session and I hope every one of you enjoyed. Do like, share and subscribe to the channel and also do connect with my Telegram channel जिसके अंदर आपको updated information मिलते रहेगा in the Association of History. और हमसे जुड़े रहें ताकि आप अपने यूपीएससी के मेंस को या कोई भी सिविल सर्विसेज के मेंस को आप एस कर सके और मैक्सिमम मार्क्स ला सकें और एग्जामिनेशंस को क्लियर कर सके. सो विद दिस आई थैंक एवरी वन ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो. थैंक यू फॉर वॉचिंग.